आंसू बेटा, आज ये वाला सूट पहन ले, गुलाबी रंग में चेहरा खिल जाता है तेरा। माँ ने लाड जताते हुए बोला और प्यार से सर पर हाथ फेर कर एकदम से भावुक हो गई। मैं समझ रही थी, पर मैं वो एहसास अभी नहीं जीना चाहती थी। पर माँ का चेहरा देख मैंने सिर हिलाकर माँ को मंजूरी दे दी। माँ फिर झट से दूसरे कामों में लग गई। आज घर में बहुत रौनक है, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। आखिर सबकी लाडली अश्वनी को लड़के वाले जो देखने आ रहे हैं। सुबह से माँ ने नाश्ते के लिए पकवान बनाने की पूरी तैयारी कर दी थी। क्योंकि मैं रसोई में कम ही जाती थी, तो मुझे सारा सामान दिखाकर समझा भी दिया। पर मेरे दिल दिमाग में अलग ही बेचैनी सी है सुबह से। अब उसका कारण पता हो तो कोई निवारण भी समझ आए। खैर, मैं सुदेड़ बुन में ही सही तैयार हो चुकी थी। रीति ने बड़े उत्साह से तैयार किया था मुझे। गुलाबी रंग का सलवार सूट, बाल सीधे खुले हुए, चेहरे में हल्का सा मेकअप, आंखों में हल्का काजल और होठों में हल्की गुलाबी लिपस्टिक। वैसे मैं दिखने में साधारण नैन नक्श की हूँ, पर वाकई में माँ ने सही कहा था। अच्छी तो लग रही थी मैं। एक झलक आईने में देखकर फिर वही सोच में डूब गई। आखिर क्यों मुझे और लड़कियों की तरह ना खुशी हो रही है, ना ही शर्म से गालों में लाली है। और जब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। मन में ये भी चल रहा था कि क्या देखने आ रहे हैं, मैं क्या कोई सामान हूँ जो देखेंगे। सभी लड़कियों की तरह मेरे भी दो हाथ दो पैर हैं, और यह कोई उम्र है शादी करने की। मेरी तो कोई भी सहेली की शादी नहीं हुई है अभी तक। और पता नहीं कौन है लड़का, मैं तो कुछ भी नहीं जानती उसके बारे में। और भी बहुत कुछ मन में चल रहा था, जो मैं अकेले में ही बड़बड़ाए जा रही थी। कुछ ही देर में एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। कुछ लोगों ने देखा कि लड़के वाले आ गए हैं। माँ ने गर्मा गर्म नाश्ता बनाने को कह दिया और माँ और पापा उनका स्वागत करने दरवाजे तक गए। साथ ही हमारी छोटी बुआ भी आई थीं। ये रिश्ता उनके ही सौजन्य से हो रहा था। उन्होंने पापा को बड़े ही गुणगान करते हुए बताया था कि लड़का इंजीनियर है, पिता नहीं है, उनका कुछ बरसों पहले देहांत हो गया है। बड़ी बहन की शादी हो गई है, लड़का अकेला है। बस अकेली माँ रहेगी साथ में। बड़े ही शान से रहेगी हमारी बेटी। और आगे पढ़ने के लिए भी कोई मनाही नहीं है ही कौन बोलने वाला। जैसा मन चाहेगा वैसे रहेगी। आधुनिक सोच के लोग हैं। और फिर लड़का देखने में भी तो अच्छा है, ऊंचा पूरा और भी बहुत कुछ। उन्होंने बुआ के हाथ तस्वीर भेजी थी लड़के की। सब लोग देखे भी थे, मैंने भी एक नज़र देखी थी। और उन्होंने भी तस्वीर मांगी थी, पर उस वक्त पापा ने किसी तरह टाल दिए थे। और पापा ने तब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो मुझे अपने पैरों में खड़ा देखना चाहते थे। पर माँ की जिद और रिश्तेदारों के गुणगान से पापा मिलने के लिए तैयार हो गए। अब वो लोग बैठे। उन्हें पानी वगैरह देने के बाद माँ ने रसोई में आकर कहा कि मैं नाश्ते की ट्रे लेकर चलूँ। मैंने ट्रे लिया और बैठक में आकर उन्हें नाश्ता परोसने लगी। नाश्ते की प्लेट देते वक्त मेरी नज़र लड़के से टकराई और मैंने झट से अपनी पलकों को नीचा कर लिया। इतने में ही लड़के की बहन ने मुझे अपने पास बुलाकर बैठा लिया और बातें करने लगी, या यूँ कहूँ कि इंटरव्यू लेने लगी। उन्होंने 1 घंटे में ही मेरे बारे में बहुत कुछ जान लिया था, पर मेरे मन में लड़के को देखने की या बात करने की कोई उत्सुकता नहीं थी। सो मैंने अपनी नज़रें नीचे ही रखीं और नियत में ही सब छोड़ दिया। पर मुझे एहसास हुआ कि लड़का मुझे देखने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मुझे मन ही मन हंसी आ रही थी। नाकाम इसलिए क्योंकि बैठक व्यवस्था ऐसी कुछ हो गई थी उस दिन कि जैसे ही नज़रें उठाता सब उसकी ओर देखने लग जाते। फिर वो शर्माकर नज़रें यहाँ वहाँ करने लगता। कुछ देर बड़े लोगों की बात चलती रही। फिर उन्होंने अब जाने की अनुमति मांगनी चाहिए, तो बातों ही बातों में पापा ने उनसे खाना खाकर जाने की बात कही। उन्होंने भी लंबे सफ़र से आने के कारण शायद खाना खाकर जाना उचित समझा हो, सो हामी भर दी। सब लोग सोफे से उठकर थोड़े पैरों को आराम देने लगे, जो बैठे बैठे थक गए थे शायद। मेरी अचानक नज़र लड़के पर पड़ी और मैं देखते ही दंग रह गई। और मैंने मन ही मन खुद को रिजेक्ट कर लिया। इसलिए नहीं
कि वो बहुत हैंडसम था, बल्कि इसलिए वो लगभग 6 फुट का रहा होगा और मेरी ऊंचाई औसत है। उसे देखकर मेरे मन में सबसे पहले अमिताभ जी और जया जी की जोड़ी आ गई थी। खैर, मैं इस सदमे से बाहर निकली और हम लोग रसोई में खाना बनाने की तैयारी में लग गए। हम सब ने मिलकर खाना बनाया। कुछ पकवान मैंने बनाए थे। खाना बनाते वक्त लड़के की बहन हमारे साथ किचन में आकर बैठ गई। मेरा तकाजा था कि शायद मुझे कुछ बनाना आता है भी या नहीं, ये देखने। गर्मी बहुत थी। मैं कुछ देर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उतने में ही मेरी एक और बार नज़र उस लड़के से मिली। शायद वो कोई कॉल अटेंड करने बाहर गया था और मैं खिड़की में इस तरफ थी। उस समय मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ कि मेरी नज़रें किसी और का ही चेहरा उसमें तलाश रही थीं। फिर मुझे वापस बुला लिया गया था। खाना तैयार था, हमें मेज़ पे लगाना था। खाना खिलाकर उन्हें विदा किया गया और उन्होंने अपनी तरफ से निर्णय लेते हुए कहा कि हमें लड़की पसंद है, आप विचार कर अपना फैसला बता दीजिए आजकल में। उनके जाते ही मैं बहुत भावुक हो गई और सीधे अपने कमरे में चली गई। सबको लगा कि शादी की बात को लेकर भावुक है, पर मेरे दिल और दिमाग में तब एक ही चेहरा छा गया था उस वक्त, और मैं उसे हर तरफ ढूंढ रही थी, यहाँ तक कि उस लड़के में भी। यह एहसास शायद मुझे पहली बार हुआ था। वो लड़का मेरी दूर की मौसी का बेटा था, जिससे सिर्फ मैं एक बार किसी पारिवारिक समारोह में मिली थी और वो दिल में घर कर गया था, ये आज पता चला। उसकी बहन मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उनसे अक्सर मेरी फ़ोन पर बातें हो जाया करती थी। मैं इन सब सोच में डूबी ही थी कि रीत खाने के लिए बुलाने आ गई। खाने की मेज़ में भी घरवाले लड़के की अच्छाई बुराई खोज रहे थे और मैं किसी और चिंता में मगन थी। जैसे ही इस रिश्ते के लिए कोई सहमति देता, मेरी धड़कनें और तेज़ हो जाती। अब तो पता नहीं क्यों मैं ये चाहती थी कि ये रिश्ता किसी तरह से बस ना हो और मुझे सब समझने के लिए समय मिल जाए। घर में हाँ ना के चलने के बीच मैंने फैसला लिया कि मुझे रिश्ते के लिए मना करना है। मैंने हिम्मत दिखाई और पापा से सीधे कह दिया कि अभी नहीं करनी शादी। पापा यही सोचे कि मैं शादी के नाम से डर रही हूँ। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश भी की। मुझे एक और बार ठंडे दिमाग से सोचने की हिदायत दे दी गई, पर मेरा मन मानने के लिए तैयार ही नहीं था। बस शिव जी से प्रार्थना कर ही रही थी कि सब सही हो। अंततः मेरी प्रार्थना स्वीकार हो ही गई। शायद कुल गोत्र जैसी कोई समस्या के चलते रिश्ता जम नहीं पाया था, और जो भी हो, मैं बहुत खुश थी। अब कॉलेज के इम्तिहान आ रहे थे तो मन पढ़ाई में लगाना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। मन को भी मना लिया कि सब 15 दिन बाद देखेंगे। पेपर अच्छी तरह से हो गए। अब इस बात का जिक्र मैंने अपनी सहेलियों से किया। उसका किसी ने कहा कुछ दिन की बात है, किसी ने कहा किसी तरह बात आगे बढ़ा। अब मैंने ज़्यादा सोचना बंद कर दिया। अब नया साल आ गया है तो सब में जोश था, सबको बधाइयाँ दी जा रही थी, तो किसी को फ़ोन किया जा रहा था। मैंने भी अपनी कुछ सहेली जो दूर की थी उन्हें फ़ोन पे बधाई दी। उनमें से एक उनकी छोटी बहन भी शामिल थी, जिनका ख्याल मुझ में छाया रहता था। मैंने फ़ोन किया दीदी को। सामने से किसी लड़के की आवाज़ आई। मैंने फिर पूछा, क्या मोनू दी से बात हो पाएगी? सामने से आवाज़ आई, उनका बड़ा भाई बोल रहा हूँ, वो कहीं गई हुई हैं, मैं आपको मैसेज दे दूँगा जैसे ही आती हैं। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उसकी आवाज़ कानों में गूंज रही थी। मैंने खुद को संभाला और उन्हें नववर्ष की शुभकामना देकर फ़ोन रख दिया। मैं बहुत खुश थी। उसका एक बार ही देखा हुआ चेहरा बार बार मेरी नज़रों के सामने आ रहा था। वो नीली टी शर्ट में खिलता हुआ चेहरा, सुगठित शरीर, माथे पर उड़ते हुए बालों का आना, गालों में पड़ता हुआ डिम्पल किसी नायक से कम नहीं लग रहा था। अचानक से मेरे सामने आ जाना और मेरा देखते ही रह जाना और उसका सॉरी बोलकर चले जाना। उम्र भी कुछ ऐसी थी कि नया नया एहसास जागा था। सच कहूँ तो सबसे छुपते छुपाते मैं उसको ही देख रही थी उस दिन, और आज उसकी आवाज़ का सुन लेना, हाय, मेरे तो जैसे पर निकल आए थे। पूरा दिन बस खुशियों से बीता। अब मन कर रहा था किसी तरह बात हो जाए बस। कुछ दिनों बाद पता चला कि मम्मी की, उनकी मम्मी मतलब जो मेरी मौसी लगती थी,
से जिस नंबर से बात होती है वो उसका ही नंबर है। उस समय बचपन का दिमाग था। सहेलियों ने सुझाया अपने नंबर से उनको मैसेज करके देख किस तरह का लड़का है, और मुझे तो बस बात करने को मिल जाए वही काफ़ी था। एक दो दिन मजाक करने के बाद मुझे लगा कि मुझे अपनी पहचान बताना चाहिए। मजाक अपनी जगह है, वैसे अनजाने में भी वो शरीफ ही निकला। अब गलती तो हुई थी बहुत बड़ी, हो सकता था कि मेरी छवि गलत बन जाती, पर फिर भी मैंने सारी बातें साफ साफ बता दी और कह दिया आप जैसा समझें। उन्होंने भी कोई बात नहीं कहकर बात खत्म कर दी। अब तो कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। खुद की गलती से शर्मिंदा थी वो अलग। कुछ दिनों बाद किसी नंबर से मैसेज आया कि बात कर पाओगी, बहुत बोर हो रहा हूँ, ट्रेनिंग में हूँ और कोई है नहीं बात करने की। और सफाई भी दी कि वैसे मैं लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करता, पर मुझे लगा मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा रूड बिहेवियर कर दिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं। हमारी ठीक से बातें शुरू हो गई थी, एक दूसरे के बारे में जानना, परिवार के बारे में, अपनी दोस्ती के बारे में, पसंद नापसंद के बारे में। अब बहुत सी बातें होने लगी थी, एक गहरा लगाव होने लगा था। वो एक दिन काफ़ी भावुक लगा। मैंने कारण जानना चाहा। उसने पहली बार मुझसे अपना दर्द बांटा। उनके पापा का देहांत हो गया था। सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पर थी, परिवार चलाने की, और भी बहुत कुछ। एक बात भी कही जो दिल में लग गई कि तुमसे बातें करना अच्छा लगने लगा है, तुमसे अपने सुख दुख यूं ही नहीं बांटता, तुम बहुत मायने रखती हो मेरे लिए, तुम्हारे साथ मैं अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। ये उसके मैसेज थे। मैंने कंफर्म करने के लिए दूसरे दिन फ़ोन किया और बातें की। फिर हम एहसासों के बंधन में बंधने लगे। अब हम मिलना चाहते थे, पर 200 किलोमीटर की दूरी और काम की व्यस्तता आड़े आ जाती। एक दिन उसका हमारे शहर के पास किसी शादी में आना हुआ और हमने मिलना तय किया। मेरे साथ मेरी एक दोस्त गई थी। हम कॉफ़ी लिए। हम सबके सामने यह पहली बार मिलने की वजह से कुछ बातें ही नहीं कर पा रहे थे, बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। समय हो चला था तो लोग भी जाने के लिए निकल गए और हम भी। घर आने के बाद महसूस हुआ कि ये मिलना भी बहुत अधूरा सा था। ना एक दूसरे के साथ समय मिल पाया, ना बातें हो पाईं, पर हमारी पहली मुलाकात थी तो बहुत खास। बातों का सिलसिला कुछ बरसा गया था। कभी तो फ़ोन में घंटों बातें होती और कभी जैसे आवाज़ सुनने को भी तरस जाया करती थी। उनके व्यस्त दिनचर्या के चलते कभी इतना काम होता कि उनको समय ही नहीं मिल पाता बात करने का, और मैं शिकायतें करते रह जाती। कभी कभी तो बहुत रोना भी आ जाया करता था। फिर समय भी अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। उन्हें अपने जीवन में अच्छा मुकाम हासिल करना था और इधर मेरे भी स्नातक के दूसरे वर्ष के पेपर ख़त्म होने को थे। अब समय था अपने भविष्य के बारे में सोचने का। तब वो कहा करते थे कि तुम बस मेरा घर संभालना, मैं तुम्हें कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं उसी सोच में रहती कि मुझे तो नौकरी करना ही नहीं है, पर मैं थी बहुत महत्वाकांक्षी। पेपर ख़त्म होने के बाद पापा ने मुझसे पूछा कि बेटा आगे क्या करना चाहती हो। मेरे पास जवाब नहीं था और मन ही मन कह रहा था कि शादी। तब पापा ने बैठने को कहा और समझाना शुरू किया कि बेटा ये जीवन है, इतना आसान नहीं होता, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आज तुम बहुत खुश हो अपने जीवन में क्योंकि तुम हमारी जिम्मेदारी हो। अभी हम तुम्हें कभी कमी तो नहीं होने देंगे, पर जीवन का मतलब समझाना भी हमारा ही फर्ज है। तुम जिंदगी भर आत्मविश्वास से जियो और तुम्हें अपनी ज़रूरतों के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े। इसके लिए तुम्हें खुद के पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति हमेशा हमारे साथ तो नहीं रह सकता। आत्मनिर्भरता हमें खुद में लाना ही होता है। उस दिन के बाद पापा को समझ आया कि मुझे दुनियादारी सिखाना बहुत ज़रूरी है। तब से मुझ पे छोटी मोटी जिम्मेदारियां दे दी जाती थीं और उनको निभाते वक्त मुझे आत्मविश्वास की अनुभूति होती। चूँकि मेरे पिता एक प्रशासनिक अधिकारी थे, मैं बचपन से ही सोचती कि मैं पापा की तरह बनूंगी। मुझे उनकी प्रतिष्ठा और रुतबा अच्छा लगता था। जनता की सेवा करना, उनसे मिलता आदर स्नेह मुझे अब और भी अच्छा लगने लगा ये सब देखकर। वहीं दूसरी ओर माँ का घर में रहना,
सारे काम करना और छोटी छोटी ज़रूरतों पर पापा पर उनका निर्भर रहना कुछ अजीब लगने लगा। कभी सोचती कि पापा कितने अच्छे हैं, फिर भी मम्मी इतनी नाराज़ क्यों हो जाती हैं। सब कुछ तो ला के देते हैं हम सबको। अब समझ आने लगा था कि माँ की परेशानी कुछ और है। तो दिन भर घर में रहकर परेशान हो जाती हैं। पढ़ने का बहुत शौक़ है उन्हें, कलात्मक कार्यों में भी बड़ी रुचि है। इतनी प्रतिभावान होकर भी उनकी प्रतिभा निरर्थक है, क्योंकि उन्हें मौका ही नहीं मिल पाया साबित करने का। बहुत कम उम्र में ही शादी हो गई और ससुराल वालों ने कभी आगे की पढ़ाई की अनुमति नहीं मिल पाई। संयुक्त परिवार में शायद कभी पापा का भी ध्यान नहीं जा पाया इस ओर। ये सारी बातों में अब मैं तर्क वितर्क कर रही थी मन ही मन। फिर एक दिन मुझे ख्याल आया कि मुझे भी प्रशासनिक अधिकारी बनना है, अपने पापा की तरह। बचपन की वो लालसा अब दृढ़ निश्चय बन गई। अब मैंने दुनिया को पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से देखना शुरू कर दिया था। अपने नज़रिए को हर किसी की नज़र से देख लेती थी। अपने मन की इच्छा को मैंने पापा के समक्ष रखा कि मैं प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती हूँ और सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहती हूँ। पापा को उस दिन लगा कि जैसे उनका मुझे समझाने का प्रयास सफल हो गया। पापा उस दिन बहुत खुश थे। उन्होंने आगे की रणनीति बनानी शुरू कर दी। पापा और मैं अब अक्सर इस विषय में ही बात करते रहते। मैंने अंकुश, जो कि अब मेरे हर निर्णय के साथी बन चुके थे, उनसे ये बात साझा की। चूँकि वो सिविल सेवा में इतने जानकार नहीं थे, तो उन्होंने बस सहमति दे दी। मैं उनकी प्रतिक्रिया से कुछ खास संतुष्ट नहीं थी, पर वो बात कुछ दिनों से दिमाग से निकल गई। कुछ ही दिनों बाद पापा का स्थानांतरण दूसरे शहर हो गया। साल के बीच में पढ़ाई की वजह से सब साथ नहीं जा सकते थे, तो पापा अभी अकेले ही चले गए। घर में सबसे बड़ी होने के नाते फ़िलहाल जिम्मेदारी मुझ पर थी। माँ ज़्यादा बाहर नहीं जाया करती थी और जाना भी होता था तो मैं ही ले जाया करती थी। पापा वीकेंड में आ जाया करते थे। ऐसे ही 6 महीने बीत गए और मेरे स्नातक की परीक्षा भी हो गई। अब हमें पापा के साथ जाना था नए शहर। भाई बहन की विद्यालय संबंधी सारी औपचारिकताएं, जैसे कि टीसी वगैरह, पूरी की गईं और हम दूसरे शहर चले गए। नया शहर, नए माहौल में ढलना इतना आसान भी नहीं रहता, सो सब आराम से चल ही रहा था। कुछ समय बाद मेरी एक दोस्त, जो कि मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, ने जिक्र किया कि सिविल सर्विस की तैयारी के लिए कहीं अच्छी कोचिंग चलते हैं। तब तो एक ही शहर था जहाँ कोचिंग संस्थानों के नाम चला करते थे, इंदौर। जी हाँ, मध्य प्रदेश का हृदय। मैं कभी घर से दूर रहकर नहीं पढ़ी थी। थोड़ा सा असमंजस था मन में। मैंने इस बारे में पापा से बात करना तय किया और शाम होते तक पापा के घर आते तक मन में उन्हीं बातों में उलझती सुलझती रही। पापा के आने के बाद मैंने पापा से ये बात साझा की, पर हमारे परिवार में अब तक कोई लड़की पढ़ाई करने बाहर नहीं गई थी, तो पापा भी असमंजस में थे। उन्हें यह विचार ठीक भी लग रहा था, पर इस बात का भी डर था कि मैं अकेले वहाँ कैसे रह पाऊँगी। लगभग सप्ताह भर घर में इन्हीं बातों में विचार विमर्श हुआ, और चूँकि एक सहेली थी मेरे साथ जाने वाली और उनके पास समय का इतना अभाव था कि वो मुझे तैयारी करवाने में शायद ही समय दे पाते। सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर पापा मान गए, पर परिवार और समाज वालों ने उनके निर्णय का विरोध किया। कहा, लड़की है, कहाँ भेजेंगे, कोई ऊंच नीच हो गई तो, कहाँ अकेले रहेगी, और भी बहुत कुछ। पापा ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि मुझे मेरी परवरिश पर विश्वास है, एक दिन ये मेरा नाम रोशन करेगी, देख लेना। और वो दिन आ ही गया जब जाना था। हम पहुँचे हॉस्टल और कोचिंग देखे और पापा शिफ्ट करवाकर वापस आ गए। अगले दिन से हमारा नया सफ़र शुरू हो गया। हमारा कोचिंग में पहला दिन था और पहला ही लेक्चर भागे डायरेक्टर का। इतनी बड़ी कोचिंग, क्लास में इतने सारे बच्चे। मैं थोड़ी सहमी हुई सी थी। अब अध्यापक की नज़रें होती बड़ी तेज़ हैं। जो उनसे छुपने की कोशिश करता है, सबसे पहले उसे ही खड़ा करते हैं। अब उन्होंने भांप ही लिया मुझे और कर दिया खड़ा और कहा, बेटा आप नए हो? मैंने जी में सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, आप अपना परिचय दो सबको। मैंने अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना शहर,
अपनी पढ़ाई आदि के बारे में बताया, हालांकि डरते डरते ही बताया था। फिर क्लास में कुछ और लोगों का भी पहला दिन था, उनसे भी परिचय लिया गया। बहुत ही हल्के फुल्के माहौल में हमने शुरुआत की। पहला विषय था मध्य प्रदेश, जिसके बारे में हमें बताया भी जा रहा था और पूछा भी जा रहा था। क्योंकि हम सब अलग अलग ज़िले से थे, तो बहुत कुछ नई बातें एक दूसरे से जानने को मिल रही थीं। इसी तरह और भी विषय पढ़ाए गए। फिर लौटकर मैंने अंकुश को सारी बातें बताईं। यही सब चलता रहा कुछ दिन। सुबह अंकुश से बातें करके कोचिंग जाना, फिर आकर बातें करना, और अगर बातें किसी दिन ना हो पाई तो लड़ाई करना, खाना ना खाना। इन सब से अंकुश परेशान तो बहुत हो जाते थे, क्योंकि उन्हें भी पढ़ना होता था, और लड़ाई करके किसका मन लग पाता है पढ़ने में। ऐसे ही दिन बीतते गए। लगभग 15 दिन हो गए थे हमें कोचिंग जाते। अब टेस्ट शुरू होने थे, और इधर मेरा मन पढ़ाई से ज़्यादा कहीं और ही लगा हुआ था। टेस्ट हुए, मेरे बहुत कम नंबर आए। पापा ने पूछा तो झूठ बोल दिया कि अच्छे नंबर हैं। अंकुश ने पूछे तो हकीकत बताई। वो पापा से झूठ बोलने की बात से बहुत नाराज़ थे, और इसका कारण खुद को मान बैठे थे। यही सिलसिला चलता रहा। उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि तुम पढ़ाई में ध्यान दो, मैं तो हूँ ही हमेशा तुम्हारे साथ, और मुझे भी पढ़ना है। इतने सब के बावजूद जब कोई सुधार नहीं हुआ, तो उन्होंने फ़ोन उठाना ही कम कर दिया। मैं बिना बात किए काफ़ी परेशान हो जाती थी। रात रात भर रोती रहती। कभी महीने में एक बार फ़ोन आ जाया करता था, और तभी बात होती। मैं करती तो कभी फ़ोन नहीं उठता। अब मुझे खींच छूटने लगी थी। मन तो होता कि बात करूं, पर इन सब बातों से लगता कि वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। अब मैं मन मार के रह जाती। मैंने धीरे धीरे अपना मन पढ़ाई में लगाना शुरू किया। मैं विज्ञान संकाय से थी। ये राजनीति, शास्त्र, इतिहास, भूगोल सब सर के ऊपर से चला जाता। बहुत मेहनत करनी पड़ी थी मुझे सिविल सेवा के अधिकांश विषयों को समझने में। 3 महीने हो चुके थे, हम बहुत कुछ पढ़ भी चुके थे, और कोचिंग का दबाव इतना रहता कि दूसरों के सामने बेइज्जती के डर से ना चाहते हुए भी पढ़ लिया करते। अब नंबर भी अच्छे आने लगे, और कोचिंग में 8 घंटे बैठने के बाद भी घर के लिए कुछ ना कुछ पढ़ने को दे ही दिया जाता था। अंकुश के फ़ोन का इंतज़ार तो रहता। कभी ज़्यादा याद आती तो तकिए में मुंह छुपाकर रो लिया करती थी। सिविल सेवा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया था। 2 महीने बाद पेपर थे। मेरा मन पढ़ाई में लग गया था, तो पेपर भी अच्छा हो गया। परिणाम आया, और मैंने पहला पड़ाव पार कर लिया। बहुत खुशी हुई। घर में सबको बताया, सब खुश हुए। अंकुश को मैसेज कर दिया। उन्होंने फ़ोन करके बधाई दी और बताया कि उसने भी परीक्षा पास कर ली है, और उनका भी प्रमोशन हो गया है। हम दोनों खुश थे, पर उस दिन के बाद महीनों तक कोई बात नहीं हुई। अब बारी थी मुख्य परीक्षा की। हम दोगुने उत्साह से तैयारी में लग गए। मुख्य परीक्षा भी 3 महीने बाद हो गई। अब अपनी तरफ से तो अच्छा करके आई थी। काफ़ी समय से घर जाना नहीं हो पाया था, तो घर जाने के लिए टिकट कंफर्म की, और दूसरे दिन निकल पड़ी घर के लिए। घर पहुंचकर पता चला कि उनके रिश्तेदार में किसी की शादी है। मैं खुश थी ये सोचकर कि अब मिलना हो पाएगा या उन्हें देख पाऊंगी। उन्हें फ़ोन कर बताया, शायद काम की व्यस्तता के चलते ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे थे। अब मैं हर बात से तर्क ज़रूर करती थी, और इस बात को लेकर सोचने लगी। दिमाग में बातें चलने लगी थी कि ये बस औपचारिकता हो रही है। ये कैसा रिश्ता है, ना ठीक से बात होती है, ना ही कभी मिलते हैं। सब एक तरफा लगने लगा मुझे। मैंने तर्क शक्ति खूब लगाई। उस शादी में पहुंचने पर भी हम बस एक बार ही एक दूसरे को देख पाए थे। वो भी पहुंचते से ही मिलना हो पाया था। उन्होंने माँ पापा के पैर छुए और कहाँ गायब हो गए, पता ही नहीं चला। अभी कार्यक्रम शुरू होने में समय था, तो हम उनके ही घर बैठे थे। मेरी सहेली, मतलब उनकी बहन भी घर में नहीं थी। मैंने मौसी से पूछा तो उन्होंने कहा सहेली के घर गई है, वहीं से तैयार होकर आएगी। उनकी मम्मा बहुत समझदार, सुलझी हुई और जिंदा दिल स्त्री थीं। मुझे बहुत पसंद करती थीं। कभी कभार तो मजाक मजाक में बहू भी बोल देती। जब भी मिलती बहुत प्यार से ही बातें करती। अब सब लोग शादी वाले घर की ओर जाने लगे थे।
हम सभी भी चल दिए। हम सभी साथ ही थे। हमारा परिवार ऐसा है कि ज़रा सा नज़रों से ओझल हो जाओ तो सब ढूंढने लग जाते हैं। तो वहाँ से गायब होना मुमकिन नहीं था ताकि मैं ढूंढ भी पाऊँ। खैर हम सबसे मिले। मोनू दीदी भी आ गई थी। हमने फ़ोटो वगैरह खिंचवाई और खाना खाए और आ गए। दीदी भी मुझसे नाराज़ थी, शायद क्योंकि एक बार मैंने फ़ोन किया था अंकुश को तो दीदी ने ही उठाया था और मैं कुछ भी नहीं बोल पाई थी, पर उन्होंने शायद नंबर पहचान लिया हो। खैर कोई भी बहन अपने भाई की ज़िंदगी में आई लड़की को इतने आसानी से स्वीकार नहीं करती है, वो मैं समझ रही थी। पर अंकुश का ये रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और ठान लिया कि कोई बात बात नहीं करनी है अब। हमारी लगभग 2 साल से ठीक से बात ही नहीं हो पाई, या ये कह सकते हैं कि बातें ही बंद हो गई थीं। बिना किसी बात के हम अलग हो गए थे। छुट्टियां भी ख़त्म हो गईं और हम वापस लौट आए। आगे की प्रारंभिक परीक्षा का भी विज्ञापन जारी हो गया था। कुछ महीने में वो परीक्षा भी हो गई। कुछ दिनों बाद हमारी कोचिंग का स्थापना दिवस मनाया जाना था। हम भी उसमें शामिल होने के लिए बहुत उत्सुक थे। हमने सुना था कि हमेशा कोई सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में, और सभी पुराने विद्यार्थी जिनका पिछली परीक्षा में अच्छे पदों में चुनाव हुआ था। हम अधिकांश कोचिंग की लड़कियां एक हॉस्टल में रहते थे। सब साथ ही निश्चित स्थान पर पहुँचे, एक बड़ा सा स्थान जहाँ हजारों की संख्या में लोग थे। भव्य सजावट थी और सभी स्टेज के दृश्य को देख पाएँ इसलिए जगह जगह एलईडी लगा दिए गए थे। सजावट ही मन मोह ले रही थी। हम 6वें नंबर की पंक्ति में बैठे थे। वहाँ से मंच बहुत आसानी से दिख रहा था। कुछ देर बाद सभी अतिथि मंचासीन हुए और मुख्य अतिथि का भी आगमन हो गया था। कुमार विश्वास साहब थे इस वर्ष के मुख्य अतिथि। अतिथियों एवं मुख्य अतिथि का स्वागत पुष्पगुच्छ से किया गया। तदुपरांत कुमार विश्वास जी की कविताओं का दौर चला। कुछ बातें अतिथियों ने साझा की, फिर बारी आई सम्मान की। जिन्होंने परीक्षा में पद प्राप्त किए थे उन्हें अकादमी की ओर से स्मरण चिन्ह स्वरूप कप दिए जा रहा था। उतने में एक नाम का अनाउंस हुआ जो शायद मंच में पहुंचने पर समय ले रहे थे। फिर एक लड़का तेजी से मंच की ओर आते दिखा। देखते ही वो हर एक बात में काबिल लग रहा था। दिखने में भी बहुत जेंटलमैन, स्पीच भी बिल्कुल नपे तुले शब्दों में, कोई अतिशयोक्ति नहीं। वो अपनी बातें रखकर जा ही रहा था कि एक आवाज़ आती है, सिद्धार्थ गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, उनसे गुजारिश है कि कुछ गाकर सुनाएं। वो इसके लिए शायद तैयार नहीं था, पर तो भी उसने गाना शुरू किया। बोल दो ना जरा। गाना सुनकर समझ तो आ रहा था कि प्रैक्टिस की कमी थी, पर आवाज़ बहुत शानदार थी। मेरी नज़र में तो एक परफेक्ट लड़का था। और भी लोगों को सम्मान पाने का सौभाग्य मिला और आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। हमारे भी साक्षात्कार आ चुकी थी और इसकी तैयारी करवाने के लिए अक्सर चयनित लोगों को बुलाया जाता था। एक दिन सिद्धार्थ का भी आना हुआ और उन्होंने हमें काफ़ी कुछ अपना अनुभव बताया। हमारा एक ग्रुप बना जिसमें चयनित और अभी साक्षात्कार देने वाले शामिल थे। मैं सिद्धार्थ से काफ़ी प्रभावित थी, तो काफ़ी बातों में राय ले लिया करती थी और फिर हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। मैं अक्सर अपनी कोई भी उलझन उसे बताती और वो सबसे आसान रास्ता बताकर हल कर जाता। हमारा इंटरव्यू भी हो गया था और अच्छा रहा, पर मुझे अब उससे सारी बातें शेयर करने की आदत हो गई थी। पर कोई बहाना नहीं बचा था कि हमारी बात हो पाए। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और बस दोस्त ही था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर मेरी कुछ दोस्तों को पता था कि हमारी अच्छी बात होती है, तो उन लोगों ने अब लड़कियों वाली हरकत शुरू कर दिए। उसको लेकर मुझे चिढ़ाना आती। मेरे मन में भी विचार आया कि जब वो इतना अच्छा दोस्त है तो जीवन साथी भी कितना अच्छा होगा, पर मैंने उसके मन की बात जानना पहले ज़रूरी समझा, जैसा कि उसकी ज़िंदगी में क्या कोई और है। एक दिन मैंने बातों बातों में ही पूछ लिया और उसने ही बातों बातों में ही कहा कि उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। हमारी इस बारे में सीधी बात नहीं हो पाई थी। खैर उन लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी।
हमारी बातें भी बहुत कम होती थीं। हम सब भी अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद घर में शादी की बातें चलने लगीं तो मैंने सोचा मुझे एक बार पूछना चाहिए। तो मैंने बहुत हिम्मत करके सारी बातें साफ कह दीं। उसका जवाब था कि उसकी ज़िंदगी में पहले से कोई है और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और रहेंगे। उस दिन थोड़ा बुरा ज़रूर लगा था, पर ज़्यादा बुरा नहीं, क्योंकि मैं उसके साथ दोस्ती के रिश्ते से जुड़ी थी। दोस्ती थी, विश्वास था, भावनाएं नहीं थीं, तो बुरा लगने की नौबत नहीं आई। हम अच्छे दोस्त बने रहे। कुछ दिनों बाद अंकुश की मम्मा का आना हुआ। उन्होंने घर में रिश्ते की बात छेड़ी और मजाक करते हुए कहा कि बहू तो मैं आपकी बेटी को ही बनाऊंगी। उस दिन बड़े लोगों के बीच कुछ बातें हुईं जो हमें सुबह पता चली कि अंकुश से मेरी शादी की बात चल रही थी। वो एक अच्छे पद में कार्यरत थे और घर वालों को भी बहुत पसंद थे, तो सब सहमत हो गए। पर मैंने सीधे अंकुश से ही बात करना चाही और भाई से उनका नंबर लिया, कॉल किया। हेलो बोलते ही उन्होंने आवाज़ पहचान ली और बोले, पता चल गया तुम्हें? मम्मा से मैंने ही बात की थी हमारे बारे में। मैंने सीधे कह दिया मुझे आपसे कोई शादी वादी नहीं करनी है। इतने दिनों का गुस्सा आज एक साथ निकल रहा था। मैंने उन्हें बहुत कुछ बुरा भला कहा कि जब आपकी मर्जी होगी तब बात करोगे और जब नहीं होगी तो नहीं करोगे। मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है क्या? समझते क्या हो अपने आप को? उन्होंने 1 घंटे तक सिर्फ मेरी बातें सुनी और एक ही जवाब दिया कि तब बात करना बंद नहीं करता तो मैं यहाँ नहीं होता जहाँ अभी हूँ, और तुम भी शायद ही पढ़ाई में अपना मन लगा पाती। हमारे भविष्य के लिए ज़रूरी था। मैंने कहा, और मुझे कोई पसंद आ जाता तो? वो बोले, विश्वास था अपने प्यार पर। मैंने कहा, एक लड़का लग गया था। अच्छा, वो तो कैंडिडेट निकला, वरना मैं नहीं मिलती आपको। वो थैंक गॉड बोले और हंसने लगे। कुछ देर बाद बोले, पसंद आना और प्यार होने में बहुत अंतर होता है। आप अपने प्यार की जगह किसी और को नहीं दे सकते और ना वो भावनाएं किसी और के लिए जागृत हो पाती हैं। इतने में उन्हें कोई काम आ गया और वो बाय बोलकर चले गए। दूसरे दिन उन्हें बुलाया गया घर। मैंने सबके लिए चाय नाश्ता तैयार किया और ट्रे में सजाकर देने के लिए पहुंची, और देखते ही मेरी आंखें भर आईं। मैंने खुद को संभाला और सबको नाश्ता दिया। घर में सबने सोचा इन दोनों को बात करने का समय देना चाहिए, तो अंकुश को मम्मी ने कहा, बेटा कोई बात करना हो तो कर सकते हो। हम हॉल से निकले और छत पे चले गए। वहाँ जाते ही दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिए, पर अब ये लड़ाई अच्छी लग रही थी। इतने सालों का गिला शिकवा दूर किया जा रहा था एक दूसरे का। इतने दिनों बाद अंकुश को अपने सामने देखकर मेरे आंसू निकल गए। उन्होंने आंसू पोंछे और गले लगा लिया। बोले, अब तो साथ ही रहना है हमें, अब कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वैसे तो बहुत अच्छे इंसान हैं, समझदार और सच्चे हैं। उनकी यही खूबी बहुत पसंद थी मुझे। कुछ ही देर में हमें नीचे बुला लिया गया और सारी बातें तय होने लगीं। सब तय करके फिर वो लोग घर के लिए रवाना हो गए। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे सब सपना सा लग रहा था। विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि यह सब हो रहा है। अगले हफ्ते सगाई तय की गई थी और 1 महीने बाद शादी। तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं था, तो हमें तैयारियों में ही जुटे रहे। सब अच्छे से हो गया और शादी का दिन भी आ गया। हमने हर एक चीज़, कपड़ों से लेकर गहने तक, सब मैच किए थे। अब अंकुश को अपने पति के रूप में देखने का मेरा सपना पूरा होने वाला था। मैं अंकुश को देख मन ही मन सोच रही थी कि सही मायने में आप मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। एक खूबसूरत से सपने की तरह हमारी शादी हो गई और मैं विदा होकर अंकुश के घर आ गई और हमने नव जीवन की शुरुआत की।